हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम नर्वस सिस्टम वाले टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अक्सर एग्जाम में यहाँ से हमको क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी हैं जिनको हमको समझना यहाँ पर ज़रूरी होगा। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है। तो बेसिकली नर्वस सिस्टम वह नेटवर्क होता है, वह जाल होता है जो न्यूरॉन से बना हुआ होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सोचना, समझना, याद रखना और हमारे शरीर के अन्य अंग जो होते हैं उनको इंस्ट्रक्शन पहुंचाना, संदेश पहुंचाना। ठीक है। न्यूरॉन जो होता है यह ब्रेन की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे बेसिक यूनिट होती है। इसका मुख्य काम क्या होता है? ब्रेन से इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना, आदान प्रदान करना। समझ में आया आपको? अब नर्वस सिस्टम जो होता है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है यह समझना जरूरी है। तो नर्वस सिस्टम 4 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। ब्रेन मतलब मस्तिष्क, दूसरा होता है संवेदी अंग मतलब सेंसरी ऑर्गन्स, तीसरा होता है मेरुदंड मतलब स्पाइनल कॉर्ड एंड चौथा होता है न्यूरॉन्स मतलब तंत्रिका कोशिकाएं। तो ये क्लियर हो गया नर्वस सिस्टम किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। यहां पर हमने न्यूरॉन की बात करी, तो न्यूरॉन क्या होते हैं इनको समझते हैं। न्यूरॉन हमारे शरीर में पाए जाने वाली सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। क्या होती है? सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है। हमारे शरीर में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। कितने? 100 बिलियन न्यूरॉन्स, 100 अरब न्यूरॉन उपस्थित होते हैं। न्यूरॉन में रिकंस्ट्रक्शन की क्षमता बहुत ही कम होती है। इसी कारण से न्यूरॉन में सेल डिवीजन हमको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यहां से ध्यान रखिएगा। न्यूरॉन में रिकंस्ट्रक्शन की क्षमता नहीं होती है, इसी कारण से न्यूरॉन में कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन नहीं होता है। अगर समझ में नहीं आया तो मैं थोड़ा सा आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं कि न्यूरॉन में रिकंस्ट्रक्शन की क्षमता बहुत कम होती है। इसका मतलब यह है कि एक बार यदि अगर न्यूरॉन डैमेज्ड हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, तो वह अपने आप को आसानी से दोबारा नहीं बना सकता। न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होता है। इसका मतलब है कि न्यूरॉन खुद को नए न्यूरॉन में डिवाइड नहीं कर सकते, जबकि शरीर की दूसरी सेल कोशिकाएं खुद को विभाजित करके नई कोशिकाएं जो है नई सेल बना सकती हैं। न्यूरॉन ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि न्यूरॉन में सेंट्रोसोम जो होता है, जो हमने सेल में पढ़ा था, सेंट्रोसोम वाला भाग जो होता है वो उपस्थित नहीं होता है, जो सामान्य सेल डिवीजन में माइटोसिस जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। तो वो चीज नहीं होती है, न्यूरॉन के अंदर सेंट्रोसोम नामक भाग नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर सेल डिवीजन नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, तो न्यूरॉन के 3 प्रमुख भाग होते हैं। पहला होता है सेल बॉडी, दूसरा होता है डेंड्राइट्स जिनको हिंदी में बोला जाता है द्रुमिका, तीसरा वाला भाग होता है एक्सॉन मतलब तंत्रिकाक्ष। यहाँ पर न्यूरॉन को आप एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो, जैसे कि एक मोबाइल टावर की तुलना हम इससे कर सकते हैं। जैसे एक मोबाइल टावर सिग्नल रिसीव करता है, प्रोसेस करता है और फिर आगे भेज देता है, वैसे ही न्यूरॉन भी काम करता है। तीनों भागों को हम थोड़ा समझते हैं। हमने सेल बॉडी की बात करी, ये क्या होता है? तो ये न्यूरॉन का मुख्य भाग होता है जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मौजूद होते हैं। ये न्यूरॉन की एनर्जी बनाता है और उसे जीवित रखता है। सेल बॉडी जो होती है पूरे न्यूरॉन को कंट्रोल करने का काम करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा दिमाग हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है, तो इसे हम एक मोबाइल टावर के मेन सिस्टम से समझ सकते हैं। जैसे कि टावर का मेन कंप्यूटर यह डिसाइड करता है कि कौन सा सिग्नल कहाँ भेजना है, वैसे ही सेल बॉडी जो होती है न्यूरॉन को कंट्रोल करता है और यह बताता है कि कौन सा संदेश आगे भेजना है। तो सेल बॉडी आपको समझ में आया। इसके बाद हम बात करते हैं डेंड्राइट्स की। डेंड्राइट्स छोटी छोटी शाखाओं की तरह होते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं डायग्राम में, जो कि सेल बॉडी से निकलते हैं। इनका काम यह होता है कि दूसरे न्यूरॉन या फिर शरीर के अंगों की सूचना मतलब सिग्नल लेना और उसे सेल बॉडी तक पहुंचाना, कोशिका काय तक पहुंचाने का काम करना। जितने ज्यादा डेंड्राइट्स होंगे उतना ही ज्यादा न्यूरॉन जानकारी ग्रहण कर सकता है। बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है, तो इन्हें मोबाइल टावर के एंटीना से हम समझ सकते हैं। जैसे मोबाइल टावर का एंटीना अलग अलग दिशाओं से सिग्नल कैच करता है, वैसे ही डेंड्राइट्स जो होते हैं ये अलग अलग न्यूरॉन या फिर अंगों से सूचना लेने का काम करते हैं और इन्हें सेल बॉडी तक भेजते हैं। इसके बाद तीसरा मुख्य भाग जो होता है न्यूरॉन का वो होता है एक्सॉन। एक्सॉन तंत्रिकाक्ष, ये क्या होते हैं? ये न्यूरॉन का सबसे लंबा वाला भाग होता है जो कि सेल बॉडी से निकलता है। इसका काम है कि सूचना को, जो इंफॉर्मेशन है, सिग्नल है, उसको सेल बॉडी से आगे भेजना। एक्सॉन के एंड में सिनेप्टिक नॉब्स होते हैं जो सूचना को अगले न्यूरॉन या फिर जो लक्ष्य सेल होती है, कोशिका होती है, टारगेट कोशिका, वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं। एक्सॉन को हम इंफॉर्मेशन हाईवे कह सकते हैं।
बात करते हैं कि कैसे काम करता है, तो एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे मोबाइल टावर एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल भेजता है, वैसे ही एक्सॉन न्यूरॉन के संदेश को, जो इन्फॉर्मेशन है उसको अगले न्यूरॉन या फिर शरीर के अंगों तक पहुंचाता है। तो तीनों आपको भाग समझ में आ गए होंगे। सेल बॉडी, ये न्यूरॉन का मुख्य भाग होता है, इसके अंदर केंद्रक और कोशिका द्रव्य प्रेजेंट होते हैं। ध्रुमिका की बात करें, डेंड्राइट्स की बात करें, तो यह सेल बॉडी से निकलने वाली धागेनुमा संरचना होती है, उसे ही क्या बोलते हैं हम, डेंड्राइट्स बोलते हैं। अनेक अंगों से सूचनाओं को प्राप्त करने का काम करती है। तंत्रिकाक्ष एक्सॉन की बात करें तो यह ध्रुमिका के द्वारा प्राप्त की गई सूचनाओं को तंत्रिकाक्ष सिरा जो होता है एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचाने का काम करते हैं। यहाँ पर हमने बात करी एक्सॉन के सिरों पर सिनेप्टिक नॉब्स होते हैं, ये दूसरे न्यूरॉन के सिनेप्टिक नॉब से जुड़कर मैसेंजर का काम करते हैं। जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सिनेप्स कहते हैं। न्यूरॉन जो होते हैं आपस में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान केमिको मैग्नेटिक वेव की हेल्प से करते हैं। न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 तरीके के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स और कनेक्टर न्यूरॉन्स। संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, चालक तंत्रिका कोशिकाएं और मध्यस्थ तंत्रिका कोशिकाएं। तीनों को थोड़ा समझते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो ये न्यूरॉन्स मतलब तंत्रिका कोशिकाएं शरीर के बाहरी अंगों से सिग्नल लेने का काम करते हैं। ये संदेश हमारी स्किन, आईज, ईयर, नोज, टंग, इनसे मस्तिष्क मतलब ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम गर्म चीज छूते हैं तो सेंसरी न्यूरॉन्स तुरंत संदेश मस्तिष्क तक भेजता है कि चीज जो है वो गर्म है। जब हम रोशनी में जाते हैं तो आंखों में मौजूद सेंसरी न्यूरॉन्स मस्तिष्क को यह संकेत देते हैं कि लाइट बहुत तेज आ रही है। तो ये हो गया सेंसरी न्यूरॉन्स। इसके बाद हम बात करते हैं मोटर न्यूरॉन्स की। तो इनका काम क्या होता है, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन आदेश लेकर शरीर के अंगों तक पहुंचना। ये न्यूरॉन्स इफेक्टर ऑर्गन्स जैसे कि मसल्स, मांसपेशियां, ग्लैंड्स, ग्रंथियां, इनको संदेश भेजते हैं जिससे शरीर जो है वो हरकत में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो जब सेंसरी न्यूरॉन्स मस्तिष्क को बताता है कि हाथ गर्म चीज को छू चुका है तो मोटर न्यूरॉन जो है तुरंत मांसपेशियों को आदेश देता है कि हाथ पीछे हटा लो। जब हम चलते हैं तो मोटर न्यूरॉन्स हमारे पैर की मांसपेशियां जो होती है, मसल जो होती है, उसको कंट्रोल करते हैं। तीसरा न्यूरॉन हमने डिस्कस किया, कनेक्टर न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन बनाते हैं। ये ज्यादातर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम सड़क पर चलते समय अचानक गाड़ी का हॉर्न सुनते हैं तो सेंसरी न्यूरॉन्स मस्तिष्क को संदेश भेजता है। मस्तिष्क यह निर्णय लेता है कि हमें तुरंत हटना चाहिए। कनेक्टर न्यूरॉन्स यह संदेश मोटर न्यूरॉन को भेजता है जो हमारी मांसपेशियों को तुरंत हटाने का आदेश देता है। कनेक्टर न्यूरॉन्स जो होते हैं इनको हम मिश्रित कोशिकाएं भी कह सकते हैं, मिक्स्ड न्यूरॉन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों की तरह कार्य करती हैं। तो इस तरीके से तीनों न्यूरॉन को हमने डिस्कस करा, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और कनेक्टर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स शरीर से मस्तिष्क को संदेश भेजता है, मोटर न्यूरॉन्स मस्तिष्क से शरीर को आदेश देता है और कनेक्टर न्यूरॉन्स जो होता है ये दोनों न्यूरॉन्स के बीच कड़ी मतलब लिंक का काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, न्यूरॉन्स तंत्रिका कोशिकाओं पर कंट्रोल करने का काम मुख्य रूप से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। एग्जाम में न्यूरॉन के टाइप से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम नर्वस सिस्टम के टाइप को डिस्कस करते हैं। 3 टाइप होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरा होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वचालित तंत्रिका तंत्र। अब तीनों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरे शरीर के तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है, पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। यह शरीर का कंट्रोल सेंटर भी होता है जो सभी प्रकार के एक्शंस और थिंकिंग की प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है। 2 भागों से मिलकर बना हुआ होता है ये, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन हमारे शरीर का मुख्य नियंत्रण केंद्र होता है एंड स्पाइनल कॉर्ड जो होता है मेरुदंड, ये मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच सिग्नल्स भेजने का काम करता है। ओके, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम ब्रेन मस्तिष्क की बात करते हैं। मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे सोचने, समझने, महसूस करने और शरीर के हर अंग को कंट्रोल करने का काम करता है। यह क्रेनियम यानी खोपड़ी की हड्डी के अंदर सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क एक सॉफ्ट ऑर्गन है जो कि बहुत ही डेलिकेट होता है। ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ब्रेन का वजन अगर हम पुरुषों में बात करें तो 1350 से लेकर 1450 ग्राम का होता है।
महिलाओं में बात करें तो मस्तिष्क का औसतन वजन 1200 से 1300 ग्राम होता है। बच्चों में अगर हम बात करें तो लगभग 350 से 400 ग्राम के आसपास इसका वजन होता है। ब्रेन में 65% टू 70% फैट होता है, इसलिए इसे शरीर का सबसे फैटी ऑर्गन भी कहा जाता है। मस्तिष्क, हमारा जो ब्रेन होता है, 3 परतों की झिल्ली मतलब मेनिंजेस से ढका हुआ होता है, जो इसे सुरक्षित रखता है। ये 3 झिल्लियां कौन सी होती है? पहला है ड्यूरा मैटर, सबसे भारी और मजबूत परत होती है। दूसरा है ऑर्केनॉइड, बीच की परत होती है जिसमें फ्लूइड मतलब तरल पदार्थ रहता है। तीसरा होता है पायामेटर, सबसे अंदरूनी परत होती है जो सीधे मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है। मेनिंजेस और मस्तिष्क के बीच में, ब्रेन के बीच में एक खास तरल पदार्थ जो होता है, लिक्विड पदार्थ, वो भरा हुआ होता है, जिसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है, CSF। मेनिंजेस परत में रोगाणु मतलब जर्म्स का हमला होने पर इसमें सूजन आ जाती है, जिसके कारण मेनिंजाइटिस नामक बीमारी हो जाती है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु मेनिंजाइटिस के कारण ही हुई थी। ये तरल ब्रेन को शॉक्स मतलब झटकों और भारी आघातों से बचाता है। तो ड्यूरामेटर सबसे भारी परत होती है जो कपाल अस्थि से जुड़ी हुई होती है। ऑर्किनॉइड ये मध्य वाली परत होती है जो कि कोमल उत्कोट टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती हैं और ये मकड़ी के जाले जैसी कंस्ट्रक्शन के रूप में हमको दिखाई देती हैं। पायामेटर सबसे अंदरूनी परत होती है मस्तिष्क के अंदर, जो कि मस्तिष्क की सतह से लिपटी हुई होती है। नेक्स्ट हम ब्रेन के फंक्शन की बात करते हैं तो मस्तिष्क हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। हमारे दिमाग का मुख्य काम बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना होता है। सोचने, बोलने, सुनने, याद रखने, सीखने, निर्णय लेने, भावनाओं को महसूस करने और शरीर के सभी कार्यों को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम भूखे होते हैं तो मस्तिष्क हमें खाने का संकेत भेजता है। जब कोई हमें छूता है तो दिमाग तुरंत हमें एहसास कराता है कि यह कैसा स्पर्श है, सॉफ्ट है कि हार्ड है। जब हम कोई सवाल हल करते हैं तो मस्तिष्क सोचने और याद करने का काम करता है। नेक्स्ट हम ब्रेन के अलग अलग पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो मस्तिष्क को जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन और तीसरा होता है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन मतलब मध्य मस्तिष्क और हाइंड ब्रेन मतलब पश्चिम मस्तिष्क, पीछे वाला मस्तिष्क का भाग। फोर ब्रेन जो होता है, अग्र मस्तिष्क जो होता है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। हर एक पोर्शन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? सोचना, याद रखना, निर्णय लेना, भावनाओं को कंट्रोल करना, ये सब इसका काम होता है फोर ब्रेन का। इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? सेरिब्रूम आता है इसमें और डाइंसिफेलॉन आता है। सेरिब्रूम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा जो सोचने और याददाश्त से जुड़ा हुआ होता है। डाइंसिफेलॉन की बात करें तो ये 2 भाग में होता है, एक थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। थैलेमस शरीर से आने वाली सूचनाओं, इंफॉर्मेशन को मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों में भेजता है। हाइपोथैलेमस की बात करें तो भूख लगना, प्यास, नींद और शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क की बात करते हैं तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक लिंक का काम करता है। इसका काम क्या होता है? आंखों और कानों से आने वाली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना, ये आंखों और कानों की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। दूसरा है सेरेब्रल पेंड्यूल, ये शरीर के संतुलन और हरकतों को कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन की बात करें, पश्चिम मस्तिष्क की बात करें तो शरीर की एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला भाग होता है। ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि चलना, संतुलन बनाए रखना, हृदय की धड़कन, श्वसन, इन सभी को। इसके मुख्य भाग की बात करें तो उसमें आता है सेरेबेलम, मस्तिष्क स्टेम, ब्रेन स्टेम। सेरेबेलम शरीर के संतुलन और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। ब्रेन स्टेम की बात करें तो ये 2 भागों में बटा हुआ होता है, एक पोन्स वेरोली और दूसरा मेडुला ओब्लंगाटा। पोन्स वेरोली नींद और चेहरे की जो अभिव्यक्ति होती है उसको कंट्रोल करता है। मेडुला ओब्लंगाटा की बात करें तो हृदय की धड़कन, श्वसन, डाइजेशन, पाचन, इनको कंट्रोल करता है। तो ये एक हमने ओवरव्यू डिस्कस किया। अब हर एक सेक्शन को अपन थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, हर एक भाग को। सबसे पहले अपन लेते हैं फोर ब्रेन को, मतलब अग्र मस्तिष्क को। फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ये सोचने, निर्णय लेने, याद रखने और शरीर के कार्यों को कंट्रोल करने का मुख्य सेंटर है। फोर ब्रेन 2 भागों से मिलकर बना होता है, सेरिब्रम और डाइंसेफेलॉन। सेरिब्रम सोचने और याददाश्त से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा हिस्सा होता है। डाइंसेफेलॉन की बात करें तो हार्मोन और शरीर के ऑटोमेटिक फंक्शन को कंट्रोल करने वाला भाग होता है। दोनों को अच्छे से डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेरिब्रम की। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे डेवलप्ड हिस्सा होता है। यह मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता, सोचने और निर्णय लेने में यह हेल्प करता है। मेमोरी और इमोशन को भी कंट्रोल करने का काम करता है सेरिब्रम।
सेरिब्रम के 4 अलग अलग भाग होते हैं, मतलब लोब्स होते हैं, लोब्स में बटा हुआ होता है ये, जो कि अलग अलग कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला होता है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब जो होता है ये सेरिब्रम का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसका काम क्या होता है? मेमोरी को स्टोर करना, सोचने और निर्णय लेने में हेल्प करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और क्रिएटिविटी को कंट्रोल करता है ये, कम्युनिकेशन और ध्यान केंद्रित करने को ये कंट्रोल करता है, कंसंट्रेशन को। ये अनुमस्तिष्क जो होता है सेरिबेलम को भी कंट्रोल करता है, जिससे हमारी शरीर की एक्टिविटी संतुलित रहती है। अगर फ्रंटल लोब क्षतिग्रस्त हो जाए तो व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता, व्यक्तित्व और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति प्रभावित हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके दूसरे भाग की, जो कि है पेरिएटल लोब, तर्क शक्ति और संवेदी सूचनाओं का केंद्र। सेंसरी इंफॉर्मेशन को ये प्रोसेस करता है। इसका काम बेसिकली ये होता है कि लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल कैलकुलेशन में मदद करना, डिस्टेंस, डायरेक्शन, मोशन, इनको समझने में ये सहायता प्रदान करता है। इसी के साथ साथ ये लैंग्वेज को स्टोर करने में हेल्प करता है। सेंसरी परसेप्शन जैसे कि स्पर्श, टच, पेन, टेम्परेचर, इनको प्रोसेस करता है। आपने डिस्लेक्सिया के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ने लिखने में कठिनाई होना, उसका संबंध पेरिएटल लोब से ही होता है। तारे ज़मीं पर आपने मूवी देखी होगी, उसमें ईशान को डिस्लेक्सिया की बीमारी थी, समस्या थी, जो पेरिएटल लोब की खराबी के कारण होती है। इसके बाद तीसरा अगला देखिए इंपॉर्टेंट भाग होता है इसका टेम्पोरल लोब। सुनने और याददाश्त का ये सेंटर होता है। सुनने और भाषा समझने से ये जुड़ा हुआ हिस्सा है। इसका काम क्या होता है? ऑडियो फंक्शन को कंट्रोल करना, साउंड पहचानने, शब्दों को समझने में हेल्प करना, इमोशन और मेमोरी को कंट्रोल करना। अगर टेम्पोरल लोब वाला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो व्यक्ति को सुनने और याद रखने में परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट अगला भाग आता है ऑक्सीपिटल लोब। ये आंखों से प्राप्त जानकारी, विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। इसका काम होता है विजुअल फंक्शन को कंट्रोल करना, कलर्स, शेप, मोशन, इनको पहचानने में हेल्प करना। ये ड्रीम फॉर्मेशन में भी मदद करता है, सपने बनाने में। ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब जो होते हैं मिलकर मिड ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। ड्रीम फॉर्मेशन की बात करी तो ड्रीम फॉर्मेशन के लिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स के ये चारों भाग जो होते हैं ये सहायक होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चारों भाग अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। पहला फ्रंटल लोब था, सोचने, निर्णय लेने, याददाश्त और व्यक्तित्व को कंट्रोल करता है। पेरेंटल लोब तर्क शक्ति, गणितीय सोच और भाषा को प्रोसेस करता है। टेम्पोरल लोब सुनने, भाषा समझने और भावनाओं को कंट्रोल करने का काम करता है। ऑक्सीपिटल लोब जो होता है देखने, दृश्य जानकारी, इनको प्रोसेस करता है। यहाँ पर आप ये डायग्राम देख सकते हैं, चारों भाग आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रूम के बीच में। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रूम एक ही चीज नहीं होती है, अलग अलग चीज होती है। देखिए सेरेब्रूम क्या होता है? सेरेब्रूम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा जो पूरी तरह से सोचने, निर्णय लेने, याद रखने और शरीर की अधिकांश एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। यह मस्तिष्क का 85% हिस्सा होता है। इसे दो भागों में लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर में बांटा गया है। इसके 4 भाग होते हैं, अभी हमने डिस्कस करे, फ्रंटल, पेरेंटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। ठीक है, 4 इसके लोब होते हैं, 4 अलग अलग भाग हमने डिस्कस करें। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स सेरिब्रूम की सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, सबसे ऊपरी परत होती है, आउटर लेयर होती है। ये बाहर से ग्रे रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसमें अधिक न्यूरॉन्स होते हैं। ये मस्तिष्क की सबसे विकसित और महत्वपूर्ण परत होती है, जहां से हमारे विचार, भाषा, निर्णय, ये सभी कंट्रोल होते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेरिब्रूम पूरा दिमाग का ऊपरी हिस्सा और सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है ये सेरिब्रूम की सबसे ऊपरी सतह होती है, जो इसे कवर करती है और विचारों को प्रोसेस करती है। सेरिब्रूम पूरा कंप्यूटर सिस्टम समझ सकते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है ये कंप्यूटर स्क्रीन, जिससे हम डेटा देखते और समझते हैं। आई होप आपको ये दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक छोटी सी चीज और डिस्कस करते हैं हम, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जिसे मस्तिष्क की हार्ड डिस्क भी कहा जाता है। ये हिप्पोकैम्पस जो होता है यह टेम्पोरल लोब जो हमने पढ़ा था उसमें स्थित होता है। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ये मेमोरीज को स्टोर करने का काम करता है। इसे मस्तिष्क की हार्ड डिस्क कहा जाता है। इसका काम क्या होता है? मेमोरी को स्टोर करना, नई चीजें सीखने, लर्निंग में हेल्प करना, ये सभी इसका काम होता है। अगर हिप्पोकैम्पस क्षतिग्रस्त हो जाता है तो व्यक्ति को भूलने की बीमारी हो जाती है, मेमोरी लॉस वाली सिचुएशन खड़ी हो जाती है। अल्जाइमर डिसीज जो होती है उसका संबंध सीधे हिप्पोकैम्पस से होता है। समझ में आया आपको? कहां पर स्थित होता है? टेम्पोरल लोब में स्थित होता है। तो ये सेरिब्रम को अच्छे से डिस्कस किया। अब हम डाइन्सेफेलॉन को डिस्कस करते हैं। डाइन्सेफेलॉन मस्तिष्क का गहरा हिस्सा है जो पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड से जुड़ा हुआ होता है। यह हमारे सेंसरी और ऑटोनॉमिक कार्यों को कंट्रोल करता है। डाइन्सेफेलॉन के 2 मुख्य भाग होते हैं, 2 भागों में विभाजित किया जाता है इसे।
थैलेमस और हाइपोथैलेमस, दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम थैलेमस की बात करते हैं। थैलेमस को रिले सेंटर भी कहा जाता है क्योंकि ये शरीर से आने वाली सभी संवेदनाओं, सेंसरी सिग्नल को मस्तिष्क के सही हिस्सों में भेजता है। देखने, स्पर्श, सूंघने, स्वाद, इनसे जुड़ी संवेदनाओं को प्रोसेस करता है। शरीर के बाहरी तापमान, गर्मी और ठंड को कंट्रोल करता है। एक्सटर्नल पेन को महसूस करता है, जैसे कि सुई चुभना, कांटा लगना या फिर चांटा लगना। ये सभी सूचनाएं लेकर सेरिब्रूम तक ये भेजता है, जिससे हम प्रतिक्रिया दे पाते हैं। थैलेमस अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो व्यक्ति को संवेदनाओं मतलब सेंसरी परसेप्शन को समझने में परेशानी हो सकती है। इसके बाद हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। शरीर के संतुलन और भावनाओं को नियंत्रण करने वाला केंद्र होता है। इंटरनल ऑटोमेटिक फंक्शन को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। शरीर का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करता है। पेट दर्द, सिर दर्द जैसे इंटरनल पेन को महसूस करवाता है। इसी के साथ साथ सेंसिटिविटी और फीलिंग्स को भी नियंत्रित करता है, जैसे कि प्यार, एंगर, गुस्सा, घृणा, भूख, प्यास, हंसना, दुख सुख का अनुभव, ये सभी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, जिससे हमारे शरीर में हार्मोन संतुलित रहते हैं। हाइपोथैलेमस अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो व्यक्ति को हार्मोन असंतुलन, अनियंत्रित भूख प्यास और भावनात्मक समस्याएं हो सकती है। आगे देखिए, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो शरीर के इंटरनल फंक्शन को संतुलित करने का काम करता है। ये होम्योस्टैसिस मतलब समस्थैतिकी को भी कंट्रोल करने का काम करता है, जिसका मतलब ये होता है कि शरीर के भीतर के वातावरण को स्टेबल बनाए रखना। होम्योस्टैसिस क्या होता है? होम्योस्टैसिस का मतलब शरीर के अंदर संतुलन बनाए रखना, जिससे शरीर सामान्य रूप से काम करता रहे। इसका काम क्या होता है? शरीर के खून का दबाव मतलब ब्लड प्रेशर को सामान्य बनाए रखना, शरीर के तापमान टेम्परेचर को 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर नियंत्रित करना मतलब 37 डिग्री सेल्सियस पर, पानी की मात्रा को संतुलित करना, भूख और प्यास को कंट्रोल करना, ये काम होता है होम्योस्टैसिस का। आगे देखिए, हाइपोथैलेमस की बात कर रहे थे हम, तो हाइपोथैलेमस से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं जो शरीर के अलग अलग कार्यों को कंट्रोल करते हैं। पहला है ऑक्सीटोसिन, इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। ये इमोशन, प्यार, ट्रस्ट, सोशल बॉन्डिंग इनको मजबूत करने में हेल्प करता है। ये बच्चे के जन्म और दूध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन में भी मदद करता है, इसीलिए इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछते हैं कि लव हार्मोन इनमें से कौन सा है, तो ऑक्सीटोसिन। इसके बाद दूसरा हार्मोन जो रिलीज करता है वो होता है एडीएच, इसका फुल फॉर्म होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये शरीर में वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है, किडनी को अधिक पानी बाहर निकालने से रोकता है, जिससे शरीर में पानी की सही मात्रा बनी रहती है। अगर एडीएच की कमी हो जाए तो व्यक्ति को अधिक बार पेशाब जो है वो आने की समस्या हो सकती है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। आगे देखिए, हाइपोथैलेमस शरीर की यौन इच्छाएं जो होती है, सेक्सुअल डिजायर, उसको भी कंट्रोल करता है। ये हार्मोन के स्तर, हार्मोन लेवल को कंट्रोल करके प्रजनन क्षमता, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस और अट्रैक्शन में भी मदद करता है। तो यहाँ पर हमने ये अग्र मस्तिष्क वाले भाग को अच्छे से डिस्कस किया, जो कि मेनली 2 भागों में बटा हुआ होता है, सेरिब्रम और डाइनसेफेलॉन, दोनों को अच्छे से क्लियर करा। चलिए अब बात करते हैं हम मध्य मस्तिष्क की। मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण कार्यों को कंट्रोल करता है, जैसे कि विजन, हियरिंग एंड प्रतिवर्त क्रियाओं को, रिफ्लेक्स एक्शंस को। यह मस्तिष्क के ऊपरी और निचले हिस्सों को जोड़ने का काम करता है। मिड ब्रेन को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, दूसरा है सेरेब्रल पेंडिकल। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना की। यह मिड ब्रेन का ऊपरी भाग होता है। यह हमारे ऑडियोटरी मतलब श्रवण और दृष्टि कार्यों को कंट्रोल करता है, विजुअल को कंट्रोल करता है। यह हमारे शरीर के 6th सेंस के लिए भी जिम्मेदार होता है, 6ठी इंद्री के लिए भी जिम्मेदार होता है। यह 2 भागों में बेसिकली डिवाइडेड होता है, एक सुपीरियर कॉलिकुली एंड दूसरा है इंफीरियर कॉलिकुली। सुपीरियर कॉलिकुली की बात करें तो इनकी संख्या 2 होती है। आई मूवमेंट और वस्तुओं का ध्यान केंद्रित फोकस करने में यह हेल्प करता है। यह सेंसरी सिग्नल को प्रोसेस करता है, जिससे हमें तेजी से रिएक्शन प्रतिक्रिया देने में मदद मिलती है। इंफीरियर कॉलिकुली की बात करें तो यह हियरिंग से संबंधित ध्वनि संकेतों, साउंड सिग्नल को प्रोसेस करता है। यह सिर और गर्दन की गति, हेड एंड नेक मूवमेंट को ध्वनि के अनुसार नियंत्रित करता है। सुपीरियर कॉलिकुली आंखों की गति और दृष्टि से संबंधित है।
इंफीरियर कॉलिकुली श्रवण और ध्वनि संकेतों से संबंधित हैं। इसके बाद हम मध्य मस्तिष्क के दूसरे भाग की बात करें, सेरेब्रल पेंडिकल की, जिसे ब्रेन का कनेक्शन सेंटर कहते हैं। यह मिड ब्रेन का अगला फ्रंट भाग होता है। यह सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लंगेटा को जोड़ने का काम करता है। शरीर की गतिविधियों, मोटर फंक्शन को कंट्रोल करता है। अगर सेरेब्रल पेंडिकल क्षतिग्रस्त हो जाए तो व्यक्ति के शरीर की गतिविधियों पर नियंत्रण प्रभावित हो सकता है। आगे एक छोटी सी चीज ध्यान रखिएगा, टेक्टम टेंगमेंटम की बात करें तो टेक्टम हमारी देखने और सुनने की क्षमता को कंट्रोल करता है। टेंगमेंटम जो होता है ये हमारी जागरूकता, अलर्टनेस, स्लीप वेक साइकिल जो होती है उसके पैटर्न को कंट्रोल करता है। ये हमने मध्य मस्तिष्क को अच्छे से डिस्कस किया। अब बात करते हैं हम पश्च मस्तिष्क की, हाइंड ब्रेन की। हाइंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क, मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है जो शरीर की स्वचालित क्रियाओं को कंट्रोल करता है। यह 3 भागों से मिलकर बना हुआ होता है, सेरिबेलम, पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लंगेटा। इन तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। सेरिबेलम की बात करें तो सेरिबेलम को छोटा दिमाग, लिटिल ब्रेन और अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। यह मांसपेशियों की गति, मसल मोशन और चलने फिरने, मोटर फंक्शन को कंट्रोल करता है। इसका काम क्या होता है? शरीर की स्थिति, बॉडी पोस्चर और बैलेंसिंग को बनाए रखना, बोलने और मांसपेशियों की गतिविधियों, मसल मूवमेंट को कंट्रोल करना। सेरिबेलम को जीवन का वृक्ष, ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है क्योंकि यह शरीर की सभी गतिविधियों को संतुलित करता है। अगर सेरिबेलम क्षतिग्रस्त हो जाए तो व्यक्ति का संतुलन बिगड़ सकता है, वह सही से चल नहीं पाएगा। इसके बाद पोन्स वेरोलाई की बात करें तो मस्तिष्क का जिसे ब्रिज कहा जाता है, पोन्स वेरोलाई मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लंगेटा को जोड़ने का काम करता है। यह एक ब्रिज की तरह कार्य करता है। इसका काम होता है मेडुला ऑब्लंगेटा और सेरिबेलम को जोड़ना, श्वसन क्रिया, रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंट्रोल करना, मस्तिष्क में जाने वाले संदेशों को सही स्थान तक पहुंचाने में हेल्प करना। पोन्स के क्षतिग्रस्त होने पर व्यक्ति को सांस लेने और चलने में परेशानी हो सकती है। इसके बाद हम मेडुला ऑब्लंगेटा की बात करते हैं, जीवन रक्षा केंद्र जिसे कहा जाता है। मेडुला ऑब्लंगेटा मस्तिष्क तंत्र, ब्रेन स्टेम का सबसे निचला और अंतिम भाग होता है। यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को जोड़ता है। यह इनवॉलेंट्री एक्शन, स्वचालित क्रियाओं को कंट्रोल करता है जो बिना हमारे नियंत्रण के होती हैं। मेडुला ऑब्लंगेटा में 2 प्रकार की क्रियाएं होती है, पहला विटल रिएक्शन और दूसरा होता है एसेसरी रिएक्शंस। विटल रिएक्शन ये ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं होती है, इनवॉलेंट्री एक्शंस होती है जिनके बिना जीवन रहना असंभव है। इसके एग्जाम्पल हो गए रेस्पिरेशन, सांस लेना, हार्ट रेट, हृदय गति, दिल की धड़कन, वॉमिटिंग, ब्लड सर्कुलेशन, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। मेडुला ऑब्लंगेटा क्षतिग्रस्त होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। दूसरा है सहायक क्रियाएं, एसेसरी रिएक्शंस। गैर आवश्यक क्रियाएं ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं होती है जिनके बिना जीवन रहना संभव है, जैसे कि छींक, स्नीजिंग हो गया, हिकअप्स हो गए, हिचकी आना, खांसना, कफिंग, डकार लेना, बर्पिंग, तो ये सभी हो गई एसेसरी रिएक्शन। मेडुला ऑब्लंगेटा इन क्रियाओं को नियंत्रित करता है जिससे शरीर सही तरीके से रिएक्शन दे सके। तो ये ब्रेन, मस्तिष्क के तीनों भागों को हमने डिस्कस किया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। जो स्टार्टिंग में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करी थी कि वो 2 भागों से मिलकर बना होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। तो ब्रेन को हमने डिस्कस किया जो कि इतना बड़ा था और यहीं से काफी क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए इस भाग को हमने अच्छे से कवर किया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा भाग जो होता है स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, उसको भी हम कवर करते हैं अब। स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु मस्तिष्क का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विस्तार होता है जो शरीर और मस्तिष्क के बीच सूचना के आदान प्रदान, कम्युनिकेशन का काम करता है। ये मेडुला ऑब्लंगेटा से शुरू होकर रीढ़ की हड्डी, वर्टेब्रल कॉलम के नीचे तक फैला हुआ होता है। स्पाइनल कॉर्ड की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड एक लंबी सिलेंड्रिकल संरचना होती है जो सफेद और ग्रे पदार्थ, व्हाइट एंड ग्रे मैटर से बनी हुई होती है। यह वर्टेब्रल कॉलम के अंदर स्थित होती है जो इसे सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें स्पाइनल नर्व्स निकलती है जो पूरे शरीर में हमको इंफॉर्मेशन, सूचनाएं पहुंचाने का काम करती हैं। एक वयस्क व्यक्ति में स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई लगभग 42 से 45 सेंटीमीटर होती है और इसका डायमीटर लगभग 1 सेंटीमीटर होता है। इसके फंक्शन की बात करते हैं तो मस्तिष्क और शरीर के बीच सूचना संचार, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन का काम होता है। स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क और शरीर के अलग अलग अंगों के बीच में सेंसरी और मोटर सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। जब शरीर से कोई संवेदना जैसे कि दर्द, गर्मी, ठंड
ये सब आती हैं तो ये स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड बिना मस्तिष्क को शामिल किए ही रिफ्लेक्स क्रियाओं को कंट्रोल कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कोई व्यक्ति गर्म वस्तु को छू देता है तो बिना मस्तिष्क के आदेश का इंतजार किए हाथ अपने आप पीछे हट जाता है। हमने रिफ्लेक्स एक्शन की बात करी तो ये दो प्रकार की होती है। एक होती है जन्मजात रिफ्लेक्स और दूसरा होता है अर्जित रिफ्लेक्स। जन्मजात रिफ्लेक्स ये ऐसी इनोवेंटरी एक्शंस होती है, स्वचालित क्रियाएं होती है जो जन्म से ही शरीर में मौजूद होती है। इनके लिए सीखने या फिर प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती है। ये ब्रेन से नहीं बल्कि स्पाइनल कॉर्ड द्वारा कंट्रोल होती हैं। जैसे एग्जाम के लिए गर्म चीज छूते ही हाथ पीछे खींच लेना, छींक आना, आंखें झपकना, ये प्रतिक्रियाएं तेज और स्वचालित होती हैं जो शरीर की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। दूसरा होता है अर्जित रिफ्लेक्स, सीखी हुई प्रतिक्रियाएं, एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस। ऐसी क्रियाएं व्यक्ति के जीवन में प्रैक्टिस के बाद में विकसित होती हैं। ये जन्मजात नहीं होती हैं लेकिन बार बार करने से शरीर इन्हें सीख जाता है। जैसे कि साइकिल चलाना, टाइपिंग करना, गाड़ी चलाते समय ब्रेक लगाना। इन क्रियाओं में शुरू में प्रैक्टिस की जरूरत होती है लेकिन बाद में ये स्वचालित हो जाती हैं। स्पाइनल कॉर्ड की अगर इमरजेंसी सिचुएशन में बात करें हम तो स्पाइनल कॉर्ड शरीर की सुरक्षा करता है और मस्तिष्क को कुछ देर के लिए आराम मिलता है। ये मस्तिष्क को तुरंत निर्णय लेने का समय देता है और शरीर को तुरंत प्रतिक्रिया करने में भी हेल्प करता है। तो ये हमने स्पाइनल कॉर्ड को अच्छे से डिस्कस किया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। सबसे बड़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही था। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को समझते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस वह तंत्रिका तंत्र है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शरीर के अलग अलग अंगों से जोड़ता है। यह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स मतलब तंत्रिकाओं से बना हुआ होता है। यह शरीर के संवेदनशील, सेंसरी और क्रियात्मक मोटर भागों को कंट्रोल करता है। पीएनएस मुख्य रूप से दो प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, एक क्रेनियल नर्व्स और दूसरी स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो मस्तिष्क से निकलती हैं, स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स की बात करें तो मानव शरीर में मस्तिष्क से कुल 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। ये तंत्रिकाएं सर, गर्दन और चेहरे के अलग अलग कार्यों को कंट्रोल करती हैं। स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। कितनी? 31 जोड़ी। ये भी मिक्स्ड प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं। यहाँ पर हमने मानव शरीर में बात करी कि मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, नर्व्स निकलती है, जिन्हें क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है। उनको भी हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व्स की, घ्राण तंत्रिका की। यह तंत्रिका, ये जो नर्व होती है, ये गंध मतलब स्मेल को महसूस करने की क्षमता प्रदान करती हैं। इसके बाद में हम सेकंड बात करते हैं ऑप्टिक नर्व्स की। तो ऑप्टिक नर्व आंखों से मस्तिष्क तक विजुअल सिग्नल पहुंचाने का काम करती हैं। ये तंत्रिका रेटिना से जुड़ी हुई होती है, जहां से यह प्रकाश और रंगों की जानकारी मस्तिष्क तक भेजती हैं। तीसरा हम बात करते हैं ऑक्यूलोमोटर तंत्रिका की, नर्व की। ये नर्व आंखों की गति को कंट्रोल करती हैं, आई मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, पलक उठाने, आंखों के फोकस को बनाए रखने में हेल्प करती हैं। चौथी बात करते हैं ट्रोक्लियर तंत्रिका की, ट्रोक्लियर नर्व की। ये जो नर्व होती है, ये आंखों को घुमाने, आई रोटेशन की क्षमता को कंट्रोल करती हैं। ट्राइजेमिनल तंत्रिका की बात करते हैं, नर्व की बात करते हैं, तो ये तंत्रिका नर्व चेहरे, जबड़े, आंखों, इन सब की सेंसरी फंक्शन को कंट्रोल करती हैं। इसके बाद में एब्ड्यूसेंस तंत्रिका नर्व की बात करते हैं, तो यह नर्व आंखों को एक दिशा में हिलाने में हेल्प करती हैं, साइड टू साइड मूवमेंट के लिए मददगार होती हैं। फेशियल नर्व की बात करें तो यह नर्व चेहरे की मांसपेशियों, फेशियल मसल, स्वाद, इनको कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट आती है वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व। ये नर्व सुनने और शरीर के संतुलन, बैलेंस को बनाए रखने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट ग्लासोफेरिंजियल नर्व। ये नर्व गले और मतलब थ्रोट और जीभ की संवेदनाओं को कंट्रोल करती हैं। ये निगलने और लार उत्पन्न करने में हेल्प करती हैं। 10वीं नर्व्स आती है वेगस नर्व। ये हार्ट, लंग और डाइजेशन सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। इसके बाद आती है हमारी एक्सेसरी नर्व, सहायक तंत्रिका। ये तंत्रिका, ये नर्व गर्दन और कंधों की मांसपेशियों की गतियों को कंट्रोल करती हैं। एंड लास्ट में आता है हाइपोग्लॉसल तंत्रिका, हाइपोग्लॉसल नर्व। ये नर्व जीभ की गतिविधियों को कंट्रोल करती हैं। इनसे काफी क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग नर्व से रिलेटेड, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये डिटेल में समझाए हैं। तो ये हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अच्छे से डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एएनएस वह तंत्रिका तंत्र है जो हमारे शरीर की अनैच्छिक इन्वॉलंटरी क्रियाओं को कंट्रोल करती है। यह हार्ट बीट, ब्रीथिंग, डाइजेशन और ग्लैंड के स्त्राव को कंट्रोल करती हैं।
यह बिना हमारी मर्जी के खुद ब खुद काम करता है, इसलिए इसे स्वचालित ऑटोनोमस कहा जाता है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा दिल धड़कता रहता है, यह ANS द्वारा कंट्रोल होता है। डर लगने पर दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ये भी ANS मतलब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम 2 भागों में बटा हुआ होता है। पहला जो होता है वो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब तनाव या फिर खतरे के समय शरीर को यह तैयार करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम शरीर को सामान्य अवस्था में वापस लाता है, जैसे कि आराम के समय दिल की धड़कन को सामान्य करना। तो ये होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ANS सिस्टम को हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपने सारा ध्यान से समझा होगा। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है जो अभी एग्जाम के अंदर पूछी जा रही है। इंपॉर्टेंट टॉपिक के काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं। कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेरिबेलम को किस नाम से जाना जाता है? तो सेरिबेलम को ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। हमने पढ़ा था ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का वृक्ष। दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य में जागरूकता और सोने जागने के पैटर्न को कंट्रोल करने वाला मस्तिष्क का भाग कौन सा है? तो वो भाग कौन सा है? टेक्टम और लैंगमेंटम। ए आंसर। छठी इंद्री सिक्स सेंस के लिए उत्तरदायी मस्तिष्क का भाग कौन सा होता है? तो सिक्स सेंस के लिए क्या होता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन। बी आंसर। लव हार्मोन किसे कहा जाता है? तो लव हार्मोन किसे कहते हैं? ऑक्सीटोसिन को। मस्तिष्क की स्मरण शक्ति, मेमोरी को संग्रहित करने का कार्य कौन करता है? तो हार्ड डिस्क की तरह कौन काम करता है? हिप्पोकैम्पस। हमने कवर किया था इसको अच्छे से। हिप्पोकैम्पस यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगर हिप्पोकैम्पस को नुकसान पहुंच जाए तो क्या समस्या हो सकती है? क्या समस्या हो सकती है? मेमोरी पूरी तरीके से खो सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से हमको देखने को मिलते हैं। और भी क्वेश्चन है, मैंने आपको टेस्ट वाले सेक्शन में दे रखे हैं। अच्छे से टेस्ट की प्रैक्टिस करिए, लगातार क्वेश्चंस लगाते रहिए। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाएंगे उतनी आपकी चांसेस ज़्यादा बनेंगे एग्जाम में क्वेश्चन सही होने के। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ हर एक टॉपिक के बाद में, वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं या फिर वो क्वेश्चन होते हैं जिनके आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आप अच्छे से लगातार टेस्ट लगाते रहिए, 100% फ्रेंड्स आपको सफलता मिलेगी। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।